पहले आगरा, फिर गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ और अब कानपुर। हां, कानपुर कोरोना का नया ठिकाना बन गया है। कानपुर के सीएमओ ए.के. शुक्ला के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले 60 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से ज्यादातर बच्चे दारुल उलूम अशरफिया, गौसिया, मजारिस, अनवरगंज मदरसा, कुली बाजार, हिदायत मदरसे के स्टूडेंट से पढ़ने वाले छात्र हैं। कानपुर के पुलिस कप्तान अनंत देव तिवारी के मुताबिक जिन मस्जिदों और मदरसों में निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती रुके थे, उन सबकी जांच की जा रही है। पुलिस कप्तान के मुताबिक 3 दिन पहले जाजमऊ के एक मदरसे से 6 कोरोना संक्रमित छात्र मिले थे। तो क्या कोरोना संक्रमित पाए गए छात्र जमातियों के संपर्क में आए थे? सवाल यह भी है कि बच्चों में किसने कोरोना बांटा है। जिन मस्जिदों और मदरसों में जमाती रुके, अगर उनकी जांच की जा रही है तो फिर इतने छात्र कोरोना से संक्रमित कैसे हो गए? सवाल प्रशासन पर भी हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले सुनिए इस मुद्दे पर कानपुर के सीएमओ ए.के. शुक्ला और पुलिस कप्तान अनंत देव तिवारी का क्या कहना है। अभी तक जब तक की सूचना है उस हिसाब से करीब 60 के आसपास बच्चे हमारे पॉजिटिव हैं। 60 बच्चे। ये सबसे ज्यादा बच्चे क्या अनवरगंज मदरसे से मिले हैं? अब मैं किसी स्पेसिफिक जगह का सूचना के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये मदरसों से मिले हैं। ये कुछ जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे मिले हों शायद आप बता पाएंगे कहाँ से सबसे ज्यादा मिले? असल में कुछ हैं यहाँ के कुछ मदरसे हैं जिनसे मुझे मिले हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा किससे मिले तो लिस्ट के आंकड़ा देखें, आकलन करने के बाद बता पाऊँगा। मदरसों के नाम बता दें जहाँ जहाँ से मिले। हिदायत मदरसा या शर्फिया मदरसा जाजमऊ में, तो कई मदरसे हैं जिनके नाम मैं एकत्र करने के बाद आपको दे दूँगा। जमात के लोग जो आए थे उनके माध्यम से ये इसके फैलने की बात अधिक थी। उस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जितने भी मदरसे, मस्जिद और जहाँ जहाँ उनका ट्रेस है, जहाँ जहाँ वो गए थे, उन सबको हमने प्रायोरिटी पे लिया है। और उनके माध्यम से जो हमने ट्रेस कराया है उनमें ये बात सही है कि मदरसों के लोग आए हैं और काफ़ी ज़्यादा मदरसों के लोग हैं। जितने भी मदरसे हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। आप देखिए जाजमऊ में भी एक मदरसे में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वहाँ पर भी, और वहाँ पर टेस्ट हुआ करीब 250-300 होगा। 250-300 में मदरसों में और भी मदरसों में बहुत छात्र हैं, लेकिन जिन मदरसों में कोई वो इनके जाने का ट्रेस है जमातियों के, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पर ट्रेस नहीं है वहाँ पर अभी प्रायोरिटी पर नहीं देख रहे हैं, उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी पर देखेंगे। तो आपने दोनों अधिकारियों को सुना। दोनों कानपुर के जिम्मेदार अधिकारी हैं। एक तरफ पुलिस कप्तान है तो दूसरी तरफ सीएमओ है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हाजी हसन अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। सतीश चौबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आप IMA के। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपका। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, कहां आखिर चूक हो रही है? जमात से जमातियों को निकले करीब करीब महीना भर होने जा रहा है। 28 तारीख को 27-28 तारीख को जमात का केस पिछले महीने सामने आया था। अब जाकर कानपुर में मदरसों के जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कहां पर चूक हो रही है? नहीं देखिए शर्मा जी, चूक की बात नहीं है। मैं तो कहूंगा चूक सबसे बड़ी उन लोगों की है जो बार बार सरकार के अनुरोध के बाद, सारे उनके ही समाज के प्रबुद्ध लोगों के अनुरोध के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। कहीं एक जगह रुकाया जा रहा है, फिर उसके बाद कहीं दूसरे जगह रुकाया जा रहा है। पुलिस एक जगह तलाशी लेती है तो उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और उसका दुष्परिणाम पूरे समाज के साथ साथ उनके समाज के बच्चों को, उनके समाज के लोगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस देश में कोरोना सिर्फ जमात के लोगों से फैला है, लेकिन आप देखिए दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों का प्रकरण सामने आने के बाद कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में, एक बहुत बड़े प्रतिशत में जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए उसमें ऐसे लोग थे जो तबलीगी जमात से सीधे जुड़े थे या उनके संपर्क में आए थे। कानपुर की जिस घटना की आज हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी यह स्पष्ट लग रहा है कि लोगों ने छुपाया। तबलीगी जमात से आए हुए लोग जहां रुके थे,
जहां पुलिस पहुंची उसके बाद उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, उनके पहचान को, उनकी चीजों को छिपाया गया। उसका परिणाम सामने है कि मदरसों में पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस समय आपदा से हम लड़ रहे हैं, इस समय हम तेरी या मेरी नहीं करनी हमें सामने आकर, ये कोई आपका दोष नहीं है कि आप उसको छुपा रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं की है। गलती तब हो रही है जब आप उसको छुपा रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन, शासन की मदद करिए। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति रुका है, अभी भी वो ट्रेस नहीं प्रशासन कर पाई है, तो आप स्वयं आगे आके बताइए कि यहां पर कुछ लोग रुके थे, कुछ समय रुके थे। वहां प्रशासन अपनी मेडिकल टीम भेज के जांच कराए और अगर आवश्यकता पड़े तो उनको आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन छुपाने से सबके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, चाहे उनके समाज के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, सबको एक परेशानी खड़ी हो रही है। इससे हम सबको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हाजी हसन अहमद साहब, ये प्रश्न बीमारी को छुपाने का है या फिर नियम कायदे जो बनाए लॉकडाउन के उनको ना मानने का परिणाम है कि 10 से 20 साल जिनकी उम्र है औसत बच्चों की, ऐसे 60 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मदरसे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बीमारी तो किसी का नाम पता, उम्र, जात, धर्म पूछ के नहीं आती जी। लेकिन सवाल ये है कि बीमारी ये फैल रही है किसी वजह से, कुछ न कोई इसके वाहक हैं जो इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसा कि अभी देखा गया था कि हमारे एक नेवी के एक युद्धपोत में 20 के 20 ऑफिसर्स एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। तो बीमारी किसी को देख के कहीं पे नहीं आ रही है, लेकिन ये कौन सी कहाँ पे चूक हो रही है, आखिर इसका वाहक कौन बन रहा है, इसमें तो लग रहा है कि हम तमाम लोग, सारे भारतवासी और प्रशासन और इंटेलिजेंस सब के सब फेल हो रहे हैं। ये एक तफ्तीश का और सोचने वाला विषय है कि इतनी सख्त लॉकडाउन होने के बाद, इतने ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी ये बीमारी हमारे घरों तक, हमारे बच्चों तक कैसे पहुंच रही है, ये तफ्तीशनाक पहलू है। रही बात ये कि अभी नवीन श्रीवास्तव जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बड़ी तारीफ़ करता हूं, वो करता रहूँगा। लेकिन इन लोगों नहीं, ये हम लोगों की परेशानी है, ये सारे विश्व की इंसानियत की परेशानी है। इस धर्म उस धर्म, ये लोग वो लोग नहीं, ये हम हैं, हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हमारा भारत है। तो ये हम सबकी परेशानी है। ये बिल्कुल चिंतनीय विषय है कि आखिर ये मदरसों तक पहुंचे कैसे, कौन सा व्यक्ति था जो लेके आया, कोई दूध वाला लाया, सब्जी वाला लाया, कोई मेडिकल के थ्रू आई, किस तरह से बीमारी आई, ये जरूर तफ्तीश का विषय है। इसमें मदरसे का एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम एक जो तथ्य लोकल अथॉरिटी को चाहिए कि इसका जल्द से जल्द पता लगाए। हाजी हसन अहमद साहब, आपने लगता है पुलिस कप्तान साहब की बात ध्यान से सुनी नहीं। पुलिस कप्तान कानपुर ये बता रहे हैं कि हमने उन मदरसों के बच्चों का टेस्ट कराया है जहां पर जमाती लोग गए थे और रुके थे। उनसे पहले हमने जमातियों को निकाला, बाद में बच्चों का टेस्ट कराया। तो उनमें से 250 जो टेस्ट कराए गए, जिनमें से 60 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। तो कहां से पहुंचा, उसका पहला लिंक तो एस्टेब्लिश है। जी, अगर ये पकड़ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बड़ी देर कर दी। जिस वक्त जमाती उस मदरसों से निकाले गए थे, फौरन उनका रैपिड टेस्ट होना चाहिए था, तो फौरन उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था। इसमें लगता है मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि हो सकता था कि वो बच्चे गंभीर हो सकते थे, जबकि इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, सिर्फ एहतियाती दवा है। तो अब तक उनको वहां पे छोड़ा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण था। उसी वक्त, जिस वक्त जमाती निकाले गए थे, उसी वक्त उन बच्चों का टेस्ट होना चाहिए था, ताकि ये पता चल सके वो, और उन बच्चों के जरिए अब किस किस घर में पहुंचा होगा, ये भी तफ्तीश का विषय है। श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी के पास में चलना चाहता हूं। डॉक्टर सिद्दीकी, ये मैं जरूर जानना चाहता हूं कि चूक कहां पर हो रही है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बल्क में बढ़ रहे हैं, जैसे हम कानपुर का जिक्र कर रहे हैं। ये चेकअप देर से हो रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट देर से आ रही है, या हम रह कर जाग रहे हैं, इस वजह से ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं? जी, मेरे ख्याल से ये सारी ही चीजों का मिक्सचर है, क्योंकि देखिए, डिजीज प्रोसेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। डिजीज ट्रांसमिशन जो कम्युनिटी में होता है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है।
तो उसमें एक चीज को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि इस कारण से है। सारे सब लोग के टेस्ट हो जाएं, टेस्ट की रिपोर्ट भी कई बार फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आ जाती है, या सैंपल लिया गया अभी नहीं सेकंड सैंपल पॉजिटिव आ गया। तो इतना आसान नहीं है इस चीज को कि हमने बटन दबाया और ऑन कर लिया और जान लिया कि कहाँ पे कोरोना है कहाँ पे नहीं है। मेन चीज जिसमें करने वाली है उसमें सारे लोग को एक पटरी पे सोचना होगा। जब तक सारी जनता एक ट्रैक पे नहीं सोचेगी, जब तक कहीं से भी लीकेज होता रहेगा, तो वो घूम फिर के अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को ये झेलना पड़ेगा। तो सारे लोग एक पटरी पे आए, और मेरे ख्याल से जो लोकल वहां के नेता हैं, लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जो मोहल्ले के जो एल्डर्स होते हैं, वो लोग को समझाया जाए और वो कम्युनिटी में जाके समझाएं कि भाई अगर आपको कोरोना है या इस तरह के लक्षण है तो उसके लिए बाहर आइए, ना कि उस पर हम जोर जबरदस्ती दबाव बनाए। तो फिर वो जब खींचतान की स्थिति बन जाती है तो बहुत सारे एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारे फेक फॉरवर्ड भी चल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे जाइए और देखिए कि ये हो गया कोरोना के लिए, इसको उठा लिया उसको उठा लिया, तो एक माहौल इतना गंदा बना दिया जाता है कि कोरोना होने का मतलब आपको 15-20 दिन जेल में रख दिया जाएगा, वहां खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपके साथ क्या होगा बदसलूकी। तो इस तरह की भी चीजें बैकग्राउंड में चलेंगी। तो ये जब सारी चीजों को हम अकोमोडेट करेंगे, सब लोग को इस पटरी पे लाएंगे कि कोरोना का टेस्टिंग जरूरी है, जांच जरूरी है, और खुद से बाहर आए, खुद से सामने आए। आपको लग रहा है कोरोना है, आप खुद आ जाइए, उसका टेस्ट किया जाए, और जहां पर उस मरीज को क्वारंटाइन किया जाए वहां की सुविधाएं भी ठीक हों। सब तरह का जब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन IEC बोला जाता है, ये हॉलमार्क होता है किसी भी कम्युनिटी डिजीज को आपको हैंडल करने के लिए। ये 3 चीजें, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये IEC जो है ये मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये तीनों चीजों को कह रहे हैं कि तीनों चीजों को साथ साथ मिलकर काम करना होगा, तब चीजें पटरी पर आएंगे। शहजाद अब्बास साहब, आपको लग रहा है कि क्यों आखिर बच्चों तक कोरोना पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये अपने आप में प्रश्न है इस वक्त। और बच्चों की सेहत की चिंता प्रशासन को तो होनी चाहिए, उनके एक तरह से जो अभिभावक हैं इस वक्त में, खासतौर से जो मदरसे के संचालक हैं, उनको होनी चाहिए कि जहां पे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको मॉनिटर करना उन मदरसा संचालकों की जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद राम मोहन जी। मैं आपको इस कोरोना के सबसे स्टार्टिंग के टाइम में ले चलता हूं, जब ये आपने देखा होगा कि जनता कर्फ्यू लगाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनता कर्फ्यू का आदेश दिया था जी, उस टाइम उन्होंने ये बात कही थी अपने भाषण में कि कुछ हफ्ते मैं जनता से मांगना चाहता हूं, लूंगा। जब आपको 2 हफ्ते 4 हफ्ते आगे ले जाना था, ये आपको लॉकडाउन करना था, तो उससे पहले आपको जितने भी विदेशी थे उन विदेशियों को आपको देश से बाहर कर देना चाहिए था। वो चाहे जमाती तबका हो या कोई टूरिस्ट आए हो या कोई भी हो, जो भी वहां के विदेशी आए हों। तो गलती यहाँ पे ये हुई हैगी कि हमारे जो विदेशी थे यहाँ पे उनको वापस वहां नहीं किया गया और लॉकडाउन हो गया। और गलती से एक चीज ये हुई कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जमाती उसी मरकज में आए हुए थे, और वो प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो जहां है वो वहीं रुका रहे। तो हम समझते हैं कि ये सब जितने जमाती थे वो वहां पे रुके रहे, और विदेशी जो आए थे कहीं ना कहीं से वो ये कोरोना लेके आए साथ में, और वो एक दूसरे के साथ फैलता गया। और जो देश के अंदर जो जमातें गई वो भी कहीं ना कहीं से इसको लेके गई। तो हम समझते हैं कि लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा गहराई के साथ इस पर गौर करना चाहिए था कि कौन विदेशी देश के अंदर है, उनको पहले विदेश भेज देना चाहिए था फ्लाइटों के जरिए जी। जहां तक मेरा अपना सोचना है वो यही है। नवीन श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं इस पे, बोलिए नवीन जी। शर्मा जी, देखिए हमारे विद्वान मित्र ने बड़ी आसानी से इतना अच्छा उपाय बता दिया कि जिस समय जनता कर्फ्यू लागू किया गया उस समय सारे विदेशियों को बाहर भेज देना चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी के बात का सम्मान करके वो सारे विदेशी जमाती जो है जहां थे वहीं पर रुके रहे। ये तो ठीक है, लेकिन आज भी देखिए बहुत सारी एक संख्या ऐसी है जो जमाती देश में कहां छिपे हुए हैं, इसके लिए सारी एजेंसियां जांच करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों की संख्या में विदेशी पकड़े गए। आप अगर प्रधानमंत्री जी की बात का फॉलो कर रहे थे तो आप वहीं रुकते और सरेंडर करते कि साहब
हम यहाँ पर रुके हुए हैं, इतनी संख्या है, हमारा टेस्ट करा लीजिए। नवीन जी, इस बात पे भी आपको गौर करना चाहिए नवीन जी, जब केंद्र की सरकार ने ये आदेश जारी किया कि लॉकडाउन का आदेश जारी किया है, उस टाइम पे इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था कि कौन विदेशी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो अगर वो विदेशी यहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो थाईलैंड के हो, चाहे वो एक-एक करके या कहीं भी गल्फ कंट्री के हो, तो उनको पहले वहाँ पे जो है उनको वापस भेज देना चाहिए था। अगर भेज देते तो ये हालात आज जो बने हुए हैं ये नहीं होते, हो सकता है हालात दूसरे होते। श्रीमान जी, आप डिफेंड मत करिए, मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मेरा यह कहना है शर्मा जी कि अगर ये लोग अपनी पहचान छुपा के, आज भी इस देश में एक बड़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं, उनको कौन संरक्षण दे रहा है, वो क्यों छुप रहे हैं? कोरोना से संक्रमित होना कोई अपराध नहीं है कि आपको सजा हो जाएगी। अपराध नवीन जी कोई समर्थन नहीं दे रहा है। नवीन जी, जो आपने दहशत पैदा कर रखी है, डर पैदा कर दिया है, उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, लोग आना चाहते हैं। आज भी आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर वही जो कोरोना से पीड़ित तबलीगी जमात के लोग थे, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको प्लाज्मा देने को तैयार हैं। उन्होंने आज प्लाज्मा दिया भी है, डर कोई नहीं रहा है। बस क्योंकि एक एक करके जरा अपनी बात रखिए। लोगों की गलती की वजह से आप पूरे समुदाय को बुरा नहीं कह सकते, पूरे समुदाय को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। एक एक करके सबसे बड़ी शहजाद अब्बास साहब, एक एक करके बात रखिए कि अगर आप विदेशियों को बाहर कुछ मेहमान हमारे साथ स्काइप से भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत होती है ऑडियो की। अगर एक साथ 2-3 लोग एक साथ बात करेंगे तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा ताकि सबकी बात आती रहे। मैं सतीश चौबे जी के साथ मैं आ रहा हूं नवीन जी आपके पास। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, एक तो जो हमारे सज्जन बैठे हुए समाजवादी पार्टी से, उनको यह बताने की आवश्यकता है कि डिबेट इस प्रकार से नहीं होती। आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मेरा यह कहना है इन्हीं की बातों के अनुसार कि प्रधानमंत्री जी का बात की सम्मान करते हुए सारे जमाती एक जगह रुके रह गए, लेकिन जब सारे जमाती एक जगह रुके रहे तो पूरे हिंदुस्तान में फैल कैसे गए, और आज भी एक बड़ी संख्या में उनकी तलाश हो रही है। इसलिए यह कहना, और मैं कहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी समाज या वर्ग विशेष को, मैं ये कह रहा हूं कि यह बीमारी सबकी है, इसमें किसी को छिपाना नहीं चाहिए, इससे सारे लोग प्रभावित होंगे। यह देखा गया है कि पिछले दिनों जो भी कोरोना से नए संक्रमित आए हैं उसमें एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का है जहां पर ये जमात के लोग गए थे। आज सबसे बड़ा शर्मा जी प्रश्न यह है कि ये जमाती जो विदेशी हैं इस देश में छुप के कहां रह रहे हैं, कौन लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, और जो लोग संरक्षण दे रहे हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं, समाज का, देश का, या अपने अपने लोगों का, सबका नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे विद्वान मित्र लोग चैनल पर प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इनको भी सामने आना चाहिए, इनको अपने समाज के लोगों से, अपने लोगों से अपील करनी चाहिए। इनके भी सभासद होंगे, इनके भी विधायक होंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं लौट के दोनों लोगों के पास। सतीश चौबे जी हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका भी पक्ष आ जाने दीजिए, फिर सबके पास मैं वापस लौट के आता हूं। पहले सतीश जी की बात सुन लीजिए। शहजाद अब्बास जी, विदेशी हमारे हिंदुस्तान में अगर उनको वापस कर दिया होता तो ये हालात ना पैदा होते। ठीक, सतीश चौबे जी की अब बात सुन लीजिए। सतीश जी, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है वो उसको ले जाने वाला कोई भी शख्स हो, अगर एक एक जगह पे, अगर आज हम कानपुर का जिक्र कर रहे हैं, मदरसे में कोरोना फैला है, छोटे मासूम नन्हे बच्चों को जो पढ़ने के लिए वहां पे गए उनको कोरोना फैला है, तो उसकी जड़ कहां है? इस बात पर क्या किसी को डिफेंड करना चाहिए? क्या उन मदरसा संचालकों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए जो कम से कम ये देखते कि उनके यहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? नहीं, देखिए, हर चीज की मैं देखता हूं कि कोई भी बहस होती है कोरोना में, हर बात पर केवल अंत में आकर के बहस हिंदू और मुसलमान पर टिक जाती है। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी कोरोना का वाहक था मदरसे के अंदर गया, और अगर मदरसे के अंदर गया तो वहां के मदरसे के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इस बात को, लोगों को टेस्ट कराएं, बात करें और हर तरह से कोरोना से बचने के लिए उपाय करें। इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर इस तरह का कोरोना पाया जा रहा है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। और ये आप सोचिए नवीन जी, आपने बहस में ये कहा, कहीं न कहीं से ये देखिए ना कि चूक तो हुई है, और 28 तारीख को जमाती चल रहे हैं,
देश में, प्रदेश में सारी सरकारें आपकी हैं, सारा पुलिस आपका है, सीबीआई, सीआईडी सब आपका है, लेकिन उसके बावजूद भी जमाती आपको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जमाती 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 हमेशा हनुमान चालीसा की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कहते हैं, लेकिन वो जमाती हैं कहाँ, वो विदेशी हैं कहाँ? और इस तरह की इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी उन्हें खोजा क्यों नहीं जा रहा है? और सारी बात ले आकर के एक कम्युनिटी पर फिक्स कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। निश्चित रूप से वहां के प्रशासन ने देरी की, चूक किया, और ऐसे में 60 बच्चों को अगर कोरोना संक्रमित पाया गया तो एक बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इससे आप देखिए, आगरा के मेयर ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि अगर बचाओ हमको नहीं ये वुहान हो जाएगा, और वही हाल आज कानपुर की सुनने में आ रही है। और हर तरफ इतनी सतर्कता के बाद भी, इतना दबाव के बाद भी, पुलिस के डंडे चलाने के बाद भी अगर इस तरह से कोरोना वायरस के वाहक जगह जगह घूम रहे हैं और उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं आप लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसको बताना होगा कि उन सरकारी कर्मचारियों की गलती हुई है और उनको सुधारना होगा। ठीक, नवीन श्रीवास्तव जी, जो प्रश्न मैंने शुरुआत में आपसे पूछा वो यही था कि आप ये तो कह रहे हैं कि ये जमात के लोग वहां पे गए, बच्चों को उनसे संक्रमण हुआ, ये वहां के एसएसपी बता रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें साथ साथ बताना चाहिए कि जब जमाती पकड़ में आए तो क्यों नहीं उन बच्चों को आइसोलेट, क्वारंटाइन या उनके सैंपल्स को कलेक्ट करके तुरंत जांच की गई? ये प्रश्न तो प्रशासन से पूछा जाएगा। निश्चित रूप से शर्मा जी, प्रशासन से प्रश्न पूछना भी चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी बात भी हुई वहां पे, जमाती के वहां पर जाने की, वहां पर पाए जाने की सूचना मिली। उसके बाद बच्चे कुछ घर चले गए थे, उस समय नहीं, धीरे धीरे जब जांच होने लगी तब ये चीजें सामने आई कि हाँ, उसमें से 400 के करीब बच्चों में लगभग 50 से अधिक की संख्या में बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए जो है। तो ऐसा नहीं है। प्रशासन, अभी सतीश जी ने अच्छी बात कही, मैं उनकी बात को बिल्कुल सिरे से नहीं नकार रहा हूं, लेकिन सतीश जी, आज के तारीख में प्रशासन, विशेषकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जितना दबाव, जितने तरह के मल्टीटास्क है, उसमें कहीं एक आध चूक हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह लड़ाई से लड़ने के लिए सिर्फ प्रशासन और पुलिस के भरोसे पे हमको नहीं रहना है। हम समाज में जिम्मेदार हैं, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, हम सबको भी आगे आके अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैं गाजीपुर जिस जिले का रहने वाला हूं, 5 विदेशी आके गाजीपुर की एक मस्जिद में रुके थे। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सूचना उन्हीं के समाज के लोगों ने दी और उनको तत्काल पुलिस ने क्वारंटाइन किया, उनको क्वारंटाइन किया। आज के तारीख में वो पॉजिटिव हो गए और वो ठीक हो गए। लेकिन गलती कहां हुई? जो संरक्षण की बात है, डीएम ऑफिस के ही एक कर्मचारी ने उनको अपने घर बुलाकर खाना खिलाया, और नतीजा क्या हुआ कि बंबई से और दिल्ली से कहीं से आ रहा है, उसकी सूचना दी जा रही है। यह बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि यह प्रशासन पर ही हमको सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हैं। हम आप भी स्वयं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम देश में, संविधान में अधिकार की बात हमेशा करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। इस समय जरूरत अपने अधिकार से बात करने से ज्यादा अपने कर्तव्यों की बात करने की है। इसलिए कि उसका सीधा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पूरे कम्युनिटी पर, पूरे समाज पर, पूरे देश पर, पूरी मानवता पे पड़ना है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये चर्चा लगातार जारी है क्योंकि ये प्रश्न बच्चों का है, उनकी सेहत जल्द से जल्द सुधरे ये तो हम उम्मीद करेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी कि उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जिनकी वजह से ये बच्चे कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।
विक्की बात, स्वागत है आपका। चर्चा लगातार इसी बात पर कर रहे हैं कि कानपुर के मदरसों में बच्चों को कोरोना आखिर किसने बांटा, क्या जिम्मेदारी इस पर तय होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे मदरसा संचालकों के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन कम से कम जिम्मेदारियां क्या तय होनी चाहिए। हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर। हसन अहमद साहब, एक प्रश्न बार बार उठता है कि धर्म में क्यों देखा जाता है या धर्म के चश्मे से क्यों चीजों को तोला जाता है। ये बात सच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस वक्त जमातियों को मदरसों में ठहराया गया, क्या सिर्फ इसीलिए नहीं ठहराया गया कि एक खास धर्म के हैं? क्या इसीलिए उनको संरक्षण वहां पे नहीं दिया गया? नहीं शर्मा जी, अगर जमाती लॉकडाउन के बाद उन मदरसों तक पहुंचे कैसे? आखिर वो कौन सा माध्यम था जो दिल्ली के मरकज़ से इनको अलग अलग स्टेट में ले जा रहा था? रास्ते में लॉकडाउन होते हुए भी कोई इनको पूछ नहीं रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये पहुंचे कैसे? सारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मदरसों में ये पहुंचे कैसे? जब हम और हम आपके स्टूडियो तक नहीं पहुंच सकते, तो ये दिल्ली से लेके कानपुर तक का सफ़र इन्हीं किस माध्यम से किया है? हवाई यात्रा बंद थी, रेलवे बंद था, सड़क मार्ग बंद था, तो ये आदर्श होके कैसे निकल गए? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। और अगर पहले आए तो प्रशासन ये भी बताए, अगर पहले आए जब किसी को पता ही नहीं था तो ये सवाल ना खड़ा करे कि ये खास समुदाय के खास उससे, अगर वो अनजान थे तो ये भी बताए, और अगर वो जानबूझ के लॉकडाउन के दरमियान तो वो कौन वाहक थे, वो कौन से देश के दुश्मन थे, वो कौन से देश की जनता के दुश्मन थे जो इनको वहां से उठा के ला के पहुंचा रहे थे, और उनके ऊपर सारे राज्यों के प्रशासन नाकाम साबित हो रहे थे। तो अगर सारे प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम साबित हो रही थी, तो कृपया करके वो फिर हम ही लोगों के हाथों में, आम जनता के हाथों में कमान दे दे। ठीक है कि आम जनता ही योद्धा है, उसको ही युद्ध लड़ना है, लेकिन फिर उन अथॉरिटियों का क्या है, फिर उनकी नाकेबंदियां क्या है, फिर मोहल्ले की समितियां बना दिए, हम खुद रोक लेंगे, हम आवाजाही भी रोक लेंगे, हम सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे चौकीदार बन के खड़े हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपके राज्य में, आपके स्टेट में कैसे पहुंचे, किस तरह से वो लोग आए, ये सवाल तो बनता ही है। अगर ये सवाल करें तो भी देशद्रोही, और अगर कुछ ना पूछे तो मुसलमान जिम्मेदार। आखिर वो कितनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को हो गया, कितने डॉक्टरों को हो गया, नेवी में एक शिप पे जो समुद्र के अंदर था वहां 20-20 लोगों को हो गया। तो कोई ना कोई वाहक बनके तो पहुंच रहा है, लेकिन वो कौन है? इसमें कहें कि आम जनता जिम्मेदार नहीं, आम जनता नहीं जिम्मेदार है, इसमें वो अधिकार, वो प्रशासनिक अमले जिम्मेदार हैं जो उस रक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है, या तो वो उनका काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी साजिश अब लगने लगी है। इसकी बिल्कुल सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और सारा सच जनता के सामने आना चाहिए। ठीक, इसमें आपको अब धीरे धीरे साजिश भी दिखने लगी है। मैं नवीन श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं, क्योंकि सरकार सत्ता की पक्ष की तरफ से वही बैठे हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, एक तो यह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि कई ट्रक के अंदर जिसमें माल जाना चाहिए, जिनके पास परमिट इस बात का है कि वो राशन ले जा सकते हैं, उनमें भी कई लोग छुप के, चाहे वो मजदूर हों या दूसरे तबके के लोग हों, वो छुप के बैठ के उनमें जा रहे हैं। एक तो मुंबई से, नासिक से निकल के शख्स आ गए, वो अपने घर तक पहुंच गए क्योंकि उन्हें प्याज की सप्लाई करनी थी, और प्याज चूंकि सब्जी है तो वो आपके साथ उसको प्रशासन रोकेगा नहीं। ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न तो जायज है कि इतनी संख्या में अलग अलग मदरसों तक या अलग अलग जगहों तक लोग कैसे पहुंच गए जबकि देश लॉकडाउन में है। देखिए शर्मा जी, मतीन साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सफाई से उन्होंने चीजों दूसरे जगह ट्रांसफर कर दी। मतीन साहब की जानकारी के लिए मैं दो चीजें बता। हाजी हसन अहमद साहब हैं साहब, नवीन जी। अरे सॉरी, हाजी साहब जो है हमारे मित्र हैं, नाम मैं मिस कर गया, सॉरी। देखिए दिल्ली में जहां पर ये मरकज का आयोजन हुआ था, यह 15-16 मार्च को समाप्त हो गया था और 5000 से अधिक लोग उसमें तबलीगी जमात के लोग जुटे थे। लेकिन जब पुलिस ने वहां से निकाला तो मात्र 2200 निकले। उसके पहले 2000 से अधिक की संख्या में जमाती निकल के देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। पहली चीज मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।
फिर भी अगर कुछ लोग उसके बाद भी निकल के गए होंगे तो जैसा विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके लोग, कोई ट्रक में, कोई किसी प्रकार से गया है, देश में सामान्य लोग गए हैं, तो ये भी कुछ संख्या में गए होंगे, इसको भी मैं मान रहा हूं। और एक बात उन्होंने बड़ी कही, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बार बार वो नौसेना की बात कर रहे हैं। INS आंग्रे जिस पर 21 नौसैनिकों को पॉजिटिव होने की बात है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कोई युद्धपोत नहीं है। INS आंग्रे शिवाजी के महान नौसेनापति थे, उनके नाम पर मुंबई में पोर्ट है, उसका नाम INS आंग्रे है। वहां पर कोई युद्धपोत नहीं है, वो पोर्ट है, वहां पर लोग रहते हैं। वहां पर उनको शिकायत हुई और उनको क्वारंटाइन किया गया, वो ठीक है। एक बात बार बार आ रही है, क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मैंने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा कि देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में कोरोना के जो मामले आए, राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति नवीन जी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरी तरीके से। शुरुआत से लेकर अभी आपने स्वीकार किया मेरी बात को, आपने स्वीकार किया कि 16 तारीख को तबलीग का जलसा खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी आपने विदेशियों को बाहर नहीं किया है। 22 मार्च को लॉकडाउन किया गया है, 19 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आप दोनों चीजों को देखिए, आप पूरी तरीके से केंद्र में भी और राज्यों में भी फेलियर साबित हुए हैं। आप फेलियर साबित हुए हैं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खाली जमातियों के ऊपर कह के अपने को बचा नहीं सकते अपने को, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप लोग फेलियर साबित हुए। आप देखिए कि आज रबी की फसल पूरी तरीके से तैयार हो रही है और आपको 26% केंद्र सरकार लेती थी। ना आप किसानों का ख्याल कर रहे हैं, ना आप गरीब तबके का ख्याल कर रहे हैं, ना आप मजदूरों का ख्याल कर रहे हैं, ना आप उन लोगों का ख्याल कर रहे हैं जो ठेले के ऊपर सब्जियां बेच के कुंजे बेचने वाले हैं। आप किसी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ 2 महीने से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। गरीब लोग एक सेकंड डॉक्टर सिद्दीकी, एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर सिद्दीकी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। नवीन जी और अब्बास साहब दोनों लोग ठहर जाइए थोड़ी देर के लिए। 7 साल से सिर्फ झूठ की राजनीति करके थोड़ा सा सम्मान कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीकी है, डॉक्टर सिद्दीकी है, जानकारी नहीं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं। नवीन जी एक सेकंड, दोनों लोग ठहर जाइए। डॉक्टर सिद्दीकी हैं, अलीम सिद्दीकी साहब बोल सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रहा। जी जी बहुत शॉर्ट में 2-3 चीज कहना चाहूंगा जी कि जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जितने भी लोग हैं, एक कदम पीछे ले लें और वायरस की तरह सोचें। वायरस अगर होता तो कैसे सोचता? वायरस ऐसे सोचता कि मुझे एक नाक से निकलना है, दूसरे किसी सामान पे छूना है और दूसरे किसी व्यक्ति पे चले जाना है। जी। ये जो फोमाइट इन्फेक्शन है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होगा या किसी वस्तु के जरिए होगा, ये फैलते जाना है। तो इस पर अगर बंटवारा करने बैठ जाएंगे कि मेरी गलती कम और तेरी गलती ज्यादा, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। इस बहस को अगर विराम दें और ये कहें कि सब लोग को मिलकर सही करना है, आगे क्या कर सकते हैं, पिछली क्या गलती हुई उसके बारे में जहां आप शुरू करेंगे तो वो तेरी और मेरी शुरू हो जाता है। आगे क्या करना है इसका हमें रास्ता दिखाएं। जितने भी जन सेवक हैं वो जनता के बीच में जाएं और जनता को ये बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इतना सा काम कर लेंगे तो हमारे लिए कोरोना को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, कोरोना को संभालना आसान हो जाएगा अगर आगे की बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स को दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, जो डॉक्टर्स को दिक्कतें आ रही हैं, मसलन हम कानपुर की तस्वीरें इस वक्त अभी दिखा रहे हैं, और खाने में मेन्यू क्या होगा, खाना क्या देंगे, ये तो कम से कम अस्पताल प्रबंधन को डिसाइड करने दीजिए, या ये भी मरीज ही तय कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अस्पताल के साथ पूरी तरह से कॉपरेट करना चाहिए। तो ये चीज हमको, इसको साइको एजुकेशन कहा जाता है। जैसे आप किसी को सुई लगाते हैं तो पहले कहते हैं कि सुई लगाओगे थोड़ा सा दर्द होगा, तो ये चीज समझाई जाए, ये अस्पताल को समझाना, और जो मरीज भर्ती है या जो भी लोग भर्ती हैं उनको ये समझना है कि ये किसी तरह से आपको कॉपरेट करना है, या आप देश सेवा एक तरीके की कर रहे हैं कि अपने आप को जनता से अलग कर रहे हैं ताकि जनता में इंफेक्शन ना जाए। तो ये मैसेज हमको सबके दिमाग में डालना है कि आप अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, और जहां भी सुविधा है, जहां भी स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है, वहां से पूरा कॉपरेट करें। और इस मैसेज को हर तरह से, हर लेवल से अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मैसेज तो सभी लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे आपकी तरह पढ़े लिखे विद्वान जो डॉक्टर्स हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें फेस करना पड़ता है डॉक्टर सिद्दीकी, वो ज्यादा परेशान है। अब कोई नर्स अगर आपको खाना देने के लिए जा रही है
या कोई दवाई देने के लिए नर्स आपको जा रही है या डॉक्टर आपके विजिट पे आया है, तो पेशेंट का व्यवहार क्या है ये भी बहुत हद तक डॉक्टर का मूड ठीक रखता है, क्योंकि उसके पास प्रेशर इतना ज्यादा है, डॉक्टर्स की संख्या कम है, मरीज ज्यादा हैं, उन्हें अटेंड भी करना है, और इस पे बहस इस बात पे हो कि मुझे खाने के लिए ये चाहिए, इस बात को लेकर आप बदसलूकी करें डॉक्टर्स के साथ, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। इसमें आप दो कैटेगरी कर दें, जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उनको अलग कर दीजिए, जो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, जो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं तो ये सबको अलग कर दीजिए। जो गड़बड़ कर रहा है, जो लंपन एलिमेंट है, जो खराब तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसको अलग करके उसका अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए हमको। उसमें भी लोग कहेंगे कि साहब आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो बिरयानी मांग रहे हैं, आप बिरयानी नहीं खिचड़ी दे रहे हैं, उसमें भी हमारे एक विद्वान जो प्रवक्ता लोग बैठे कहेंगे कि साहब आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। नवीन जी, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जब ये कोरोना के जो मरीज हैं इनकी जबान का स्वाद चला जाता है, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टरों ने बताया है, और डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि उनका स्वाद चला जाता है तो वो बिरयानी कहाँ से मांगेंगे? कोई एक प्रूफ दिखा दिए, हॉस्पिटलों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर इस टाइप की कोई भी घटना होती है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं आप चैनल के ऊपर चलाते हैं कि ये आदमी ये कोरोना का मरीज या नर्सों से या डॉक्टरों से बदतमीजी कर रहा है? आप देखिए, आप राजनीति कब तक करिएगा? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग, यानी अब्बास साहब ये प्रश्न आप देखिए बीजेपी की बजाय के कर्मचारियों ने आप ये बताइए, ये अब्बास साहब ये प्रश्न आप बीजेपी के बजाय डॉक्टर से पूछ रहे हैं क्या? या प्रधानमंत्री राहत कोष हो, सबने पैसा दिया है, लेकिन ये मुझे बताइए शहजाद जी, कैसे राज्य सरकार के जो कर्मचारी, शहजाद अब्बास, ये सवाल आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं क्या? ये सवाल आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि एक क्लिप दिखा दीजिए? ये शिकायतें, अगर ये शिकायतें नर्स कर रही हैं, शर्मा जी, मैंने नवीन जी से, तो नवीन जी थोड़ी बताएंगे इस बात को, या नवीन जी किसी घटना को कोट कर रहे हैं तो वो शिकायत तो डॉक्टर की तरफ से हुई ना। ऐसे बात करते हैं जैसे बिरयानी के लिए वो लोग जब मांग रहे हो तो ये लोग खड़े हो भारतीय। आप ये बताइए, जब डॉक्टर के साथ बदसलूकी होगी तो डॉक्टर बोलेगा या फिर उसकी क्लिप बनाएगा? साजिशें पूरी तरीके से कि भाई देखो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, उस समाज का वोट लेने के लिए उसके भले की नहीं सोचेंगे, जो ना कभी किए ना करेंगे। ठीक है, मैं फिर अलीम सिद्दीकी साहब के पास चलता हूं। फेलियर साबित अलीम सिद्दीकी साहब, किसी डॉक्टर के साथ कोई मरीज उलझे या गलत हरकत करे तो उस वक्त डॉक्टर क्लिप बनाए उसकी, या उसको समझाइश दे और अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बताए कि साहब हमारे साथ इतना गलत हो रहा है या इस तरह का व्यवहार हो रहा है अस्पताल के अंदर, क्या करे, क्या प्राथमिकता है? कहीं भी किसी तरह का अगर अप्रिय व्यवहार हो रहा है तो एज अ डॉक्टर हम लोग क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये क्यों हो रहा है उसकी कारण जानना चाहिए। अगर कोई अप्रिय व्यवहार कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं समझ रहा है तो उसको हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए तो मोस्टली सारी चीजें धीरे धीरे हल हो जाती है। कोई अगर बिना बार बार कहने पे भी नहीं मान रहा है तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके लिए आईएमए की तरफ से हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ जो हिंसा होती है ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये ज्यादातर ये चलता ही आ रहा है, और अभी पैंडेमिक लॉ में चेंज करके इस चीज को एक ऑफेंस के तरीके से और बनाया गया है। तो आईएमए का पूरी तरह से कहना है कि अगर आप डॉक्टरों के साथ अभद्रता करेंगे, कोई हिंसा करेंगे, और डॉक्टर ही अगर जब विड्रॉ हो जाएंगे तो मेडिकल सेक्टर क्रैश हो जाएगा, सबको उसमें परेशानी होने वाली है। तो जो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे रख के आपके पास आ रहा है, अगर आप उससे सही से बात नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं मानी जाएगी। ठीक। और शहजाद अब्बास साहब, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं तो कानपुर की घटना में उसका हम वीडियो फुटेज भी दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में वहां के रिकॉर्ड हुआ है। शर्मा जी, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, अगर कोई भी इंसान इस तरीके का डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करे या नर्सों के साथ करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसको कल भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं, उसको स्वीकार कर रहा हूं अगर कोई भी करता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति या एक दो व्यक्ति कोई भी अगर इस तरीके की घटना करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन पूरे समुदाय को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं।
मेरी जो टिप्पणियां हैं वो सिर्फ इस बात को लेके हैं, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कि पूरे मुस्लिम समाज को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, पूरे मुस्लिम समाज को आप नहीं कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर कोई इस तरीके की लापरवाही कर रहा है, देश के जो कानून व्यवस्था उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल में कर रहा हो या सड़क के ऊपर कर रहा हो, तो आप उसके साथ सख्त कार्रवाई कीजिए। एक तरफ तो आप जो है शहजाद अब्बास साहब ये बातें करते हैं, दूसरी आप मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर अलीम साहब इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। कोई आपसे बेअदबी से बात कर रहा है क्या? कोई आपसे इस बात को लेकर प्रश्न पूछ रहा है? हमारे साथ हाजी हसन अहमद साहब बैठे हैं, कोई उनसे इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहा है? मेरा ख्याल है कि आप इसको गलत ट्रैक पे खुद सोच रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। ना, नहीं कर रहे हैं मुस्लिम समाज को बदनाम। और मैं फिर कहता हूं जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपको ले जाना चाहूंगा, जिनका प्रयास है वो भी गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाइट ऑफ करने की बात की थी और लाइट ऑफ की गई थी, लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने लाइट ऑफ की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद, विधायक या नेताओं ने जो हरकतें की है, सड़कों के ऊपर जुलूस निकाला है, पटाखे दगाए, गलत किया है। लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी जी। बलरामपुर के अंदर जो उनके जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने गोली चलाई, फायरिंग की, उनके खिलाफ मेरी जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने केस दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, और जो लोग कर रहे हैं वो चाहे बीजेपी के हों, एसपी के हों, बीएसपी के हों, कांग्रेस के हों, उनको इस खांचे में देखने के बजाय इस वक्त सिर्फ आरोपी की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और वो उतने ही आरोपी है चाहे कोई भी सरकार हो या राज्य की सरकार हो, चुनाव चिन्ह लेकर अपने साथ चलते हो। हालात के ऊपर पूरे देश, पूरी जनता और पूरी पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी निरंतर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। सतीश चौबे जी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अब आप देखिए किसानों के लिए क्या किया जा रहा है। सतीश चौबे जी के पास में चलना चाहता हूं। सतीश चौबे जी, जिम्मेदारियां तो सबको निभानी चाहिए। आपने शुरुआत में ये बात कही, ये सबके लिए चीजें हैं, तो हमें अपने लिए खुद चीजें निर्धारित करनी पड़ेंगी। अब जिन बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं उनका तो कोई दोष नहीं, वो तो पढ़ने के लिए मदरसे में गए थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिला वजह हम लोग बहस कर रहे हैं, आपस में राजनीतिक स्वार्थ के लिए झगड़ा कर रहे हैं, और हमारा तुम्हारा। आज का जो माहौल है ये हमारा तुम्हारा करने का है ही नहीं भाई। जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो इसके जानकार लोग हैं, जिस तरह से वो समझा रहे हैं, उसको समझने का काम भारतीय जनता पार्टी को भी करना होगा, सपा को भी करना होगा, कांग्रेस को भी करना होगा। कांग्रेस या सपा राजनीतिक दल, उनके ऊपर कोई तोप नहीं लगा हुआ है कि उनको कोरोना नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय केवल उन बच्चों के बारे में सोचिए कि वो कैसे संक्रमित हुए, और केवल भेदभाव की बात करना। अब एक छोटी सी घटना बनारस में हुई जी, कि यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ही माध्यम से यहाँ के मंत्री लोग राशन बंटवा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में हमारी बहू यहाँ पार्षद है, उसके पति जाकर के बैठ गए धरने पर, और इसको आपके टीवी ने भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से जबरदस्ती हर जगह किया जाए सत्ता के रहने पर, यह भी उचित नहीं होता है। हमको अगर 500 पैकेट आप बांट रहे हैं तो भाजपा को 200-250 दे दीजिए, 200-250 हमको भी दे दीजिए। और इसी तरह से केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट है। नवीन जी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग हैं, इस बात को थोड़ा सुनिश्चित करिए कि इस तरह से भेदभाव करने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। और इस समय की कोरोना के इस दौर में राजनीतिक लाभ लेने की जो हमारी चेष्टा है वो सर्वथा गलत है। हम ये बात कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वहां जो 60 लड़के कोरोना से पीड़ित हुए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, और एक जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि कैसे इन लोगों पर हुआ है। जमाती कैसे आए, कहां आए, ये आए वो आए, ये तो पुरानी बात हो गई। आज वर्तमान में वो संक्रमित हैं, और संक्रमण के इस दौर में उनकी हम कैसे रक्षा करें, क्या करें, और एक जिम्मेदारी भी फिक्स हो। इस पर हमको अपना तुम्हारा छोड़ करके निष्पक्ष भाव से इस बात को देखना चाहिए। ठीक है, हाजी हसन अहमद साहब कुछ कह रहे हैं इस पे, बोलिए अहमद साहब।
जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि जिम्मेदारी जिसकी भी हो, किस वजह से संक्रमण फैला, जमाती आए थे कि नहीं आए थे, आज जो फेरी वाले, ठेले वाले, सामान वाले कहां से आया, क्योंकि अभी देखा गया कि कुछ डिलीवरी बॉय ज़्यादातर दिल्ली में संक्रमित निकले, तो इस तरह की भी घटनाएं हैं। इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है वो तय हो, प्रशासन है, वहाँ का मदरसा प्रशासन है, उसकी लापरवाही हुई, कब उसको पता चला, कैसे पता चला, क्या हुआ, ये तय हो। उन बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका सूत्र क्या है कि वो वाहक बन के कौन आया, इसका पता लगाया जाना ज़रूरी है। बिरयानी की बातें तो पिछले साल भर से हो रही थी और होती रहेंगी। जब हम जिंदा रहेंगे तब राजनीति होगी, जब कोई इंसानियत रहेगी नहीं तो फिर राजनीति करके क्या फायदा होगा, कोई नहीं होगा। वोट देने वाला ना कोई वोट लेने वाला होगा। इस वक्त हमें अपने आप को, हम सबको, तमाम 130 करोड़ भारतवासियों को बचाना है इस कोरोना नामक जानलेवा वायरस से। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। अभी तक नवीन श्रीवास्तव जी से मेरी अदब गुजारिश है कि वो अपनी सरकार तक, वो ZTV के माध्यम से है कि जो फेरी वाले लोग आ रहे हैं इनकी रैंडम टेस्टिंग, कम से कम इनका टेम्परेचर लेवल ही महल्लों में चेक किया जाए कि कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है। इन सब चीज़ों की सतर्कता की आज ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हम थर्ड फेज में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। 50-50 बच्चे एक एक मदरसे से, एक एक जगह से हमारे पास निकल रहे हैं। तो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत हमें ज़्यादा सतर्क रहने की है, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का वक्त चला गया और फिर आएगा। इंशाल्लाह जब हम फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, इस वायरस से दफान हो जाएगा, इसको हरा देंगे, तो फिर से हम सियासत करें, फिर करेंगे। नवीन श्रीवास्तव जी, कट गया। लेकिन प्रश्न आपसे यह भी है कि जब पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन अब खत्म हो जाना चाहिए, क्या एक बड़ा आर्थिक नुकसान देश को हो रहा है, रोज काम करने वाले मजदूरों को हो रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम सरकार को करना पड़ रहा है, तो वो भी जाहिर है कि सरकार के कोष से जा रहा है। ऐसे में ये चिंता बहुत बढ़ाने वाला है कि एक मदरसे से या कुछ मदरसों से 50-60 बच्चे निकलकर सामने आते हैं जो पॉजिटिव हैं। आगरा के मेयर इस बात को बाकायदा चिट्ठी लिख के कहते हैं कि यहाँ पे वुहान जैसे हालात न बन जाएं, इसको संभाल लीजिए। ये चिंता नहीं बढ़ाता? शर्मा जी देखिए, मैं एक बहुत गंभीर चर्चा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की कि हम एक दूसरे से दूरी बनाएं, लेकिन हमको अपने कृत्यों से सामाजिक डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ानी चाहिए जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़े। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार जिस पर आरोप लगा रहा है कि हिंदू, कहीं हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बहुत साफ एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या आई उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो कहीं न कहीं से विदेशी जमातियों के संपर्क में आए। ये किसी पर आरोप नहीं लग रहा है कि खाली जमातियों के वजह से कोरोना संक्रमण आ गया, ये कतई ये नहीं। लेकिन ये घुमा फिरा के चर्चा में जो इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपनी रोटी सेकते रहे, वो इस बात को बार बार घुमा के ले आ रहे हैं कि शायद सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने और CWC ने रेफरेंडम पास किया कि भाजपा नफरत के वायरस फैला रही है। देखिए, हम कहीं नफरत के वायरस नहीं फैला रहे, हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात जरूर निकल के सामने आई जो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में पार्टी ने शुरुआत से राजनीति की है, वो हिंदू मुसलमान की, हिंदू और मुसलमान की राजनीति तो आपने शुरू की थी, आपने शुरू की थी। एक समुदाय को आपने निशाना सिर्फ बनाया, कोरोना से संक्रमित है। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज तो बात थी मुख्य से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिए आप ही के चैनल पर IMA की अध्यक्षा थी डॉक्टर रमा श्रीवास्तव और कई डॉक्टर्स के साथ हम लोग चर्चा बैठे थे, और अगले दिन से IMA के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कैंडल जला के विरोध प्रदर्शित करने जा रहे थे। सरकार की संवेदनशीलता देखिए, रात को हम 8 से 9 डिबेट करते हैं, दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बुलाकर बातचीत करते हैं और तत्काल अध्यादेश लाकर डॉक्टर्स की जो मांग थी कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेगा, कहीं करेगा, उसको 3 से 7 साल की सजा का एक प्रावधान किया गया। सरकार हर दिशा में काम कर रही है, सकारात्मक सुझाव जहां से आएंगे उसको हम स्वीकार करके काम करते हैं। मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक सोचना यही है कि वो बच्चों की सेहत के बारे में और ऐसे कुछ और बच्चे ना हो या ऐसे कुछ और जोन्स ना हो जहां पे वायरस इस तरह से फैल रहा हो, इस पर फोकस करें। सभी राजनीतिक दल, उनकी मदद भी आप लें, अलग अलग वर्गों के लोगों की मदद भी मिले, यही उम्मीद कर सकते हैं ऐसे वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।